टिलियसी या मालवे। याद रखना अगर ये पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग जो है आपको मालवे से राइट करना है, ठीक है। पहले टिलियसी हुआ करती थी, अभी मालवे से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और लास्ट क्लासेस के अंदर हमने किसके बारे में बात किया था? कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। एक बार स्टैटिस्टिक्स को ब्रीफ में देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है शुरू से? हाँ वही ना। स्टैटिस्टिक्स का तात्पर्य क्या है? देखो, सांख्यिकी इसको हिंदी में कहा जाता है, लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जैसे फील्ड में आप गए और आपने प्लांट हाइट का ऑब्जर्वेशन लिया, तो कई सारे प्लांट्स की डिफरेंट हाइट होती है, ठीक है। तो कई सारे डाटा आपके सामने आएंगे, उन डाटा को समराइज फॉर्म में लेके आना। स्टैटिस्टिक्स का तात्पर्य है कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। इस तकनीक को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो जनरली दो तीन चीजें आपको यहाँ पर याद रखना होता है। या स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो मेनली पढ़ेंगे वो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में, कुछ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में, कुछ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिजाइंस के बारे में, टेस्ट के बारे में, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है फिर हमने कहा कि यदि मेजरली जो आपको याद रखना है, सेंट्रल टेंडेंसी वाला पोर्शन याद रखना है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने कहा था कि जो भी हमें वैल्यूज दे रखी होती है, जो भी हमें गिवन डाटा होते हैं, तो उनमें से एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे डाटा को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करने का काम करेगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अर्थमेटिक मीन आता है, जियोमेट्रिक मीन आता है, हार्मोनिक मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। सेंट्रल टेंडेंसी को हम टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल और एक आपका नॉन मैथमेटिकल। मैथमेटिकल जो होता है उसको हम एल्जेब्रिक भी बोलते हैं, नॉन मैथमेटिकल को नॉन एल्जेब्रिक या फिर पोजिशनल भी कहा जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल के अंदर जनरली आपके मीन्स आते हैं, मीन्स में भी अर्थमेटिक मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा और हार्मोनिक मीन आता है। मीन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे इजी तरीका है इसको मेजर करने का, इसलिए इसको सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। मीन का मतलब क्या होता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा कि कोई हमें औसत निकालना होता है, वही क्या कहलाता है? आपका मीन कहलाता है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का यूज जो है, गुड इवनिंग डियर पायल, पूर्वी, चलिए जी सोनू। इसके बाद में हमने कहा कि अर्थमेटिक मीन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कहां पर यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजें एक बार आप ब्रीफ में देखना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम हार्मोनिक मीन बात करते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज नोन एज अ हार्मोनिक मीन। जियोमेट्रिक मीन की बात करें तो एन अंडर रूट ऑफ गिवन वैल्यूज इज नोन एज अ जियोमेट्रिक मीन। किसका यूज कहां किया जाता है वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन क्या होता है? जो सेंटर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और साथ ही साथ जो भी आपको डाटा दिए होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड करने वाली वैल्यू मीडियन कहलाती है। मीडियन का यूज हम कहां पर करते हैं जनरली? मीडियन का यूज हम कहां करते हैं? जो हमारे क्वालिटेटिव डाटा होते हैं, जैसे हॉनेस्टी का लेवल हमें देखते हैं कि कितने स्टूडेंट हॉनेस्ट है या नहीं है, यानी क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स के लिए हम मीडियन का यूज करते हैं। जबकि मोड जो होता है वो किसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स होती है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। और मोड का यूज जनरली हम कहां पर करते हैं? बिजनेस डाटा के अंदर करते हैं, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर किया जाता है। फिर आते हैं बात सेंट्रल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब क्या है कि मान लीजिए दो वैल्यूज आपको दे रखी थी, दोनों का मीन सेम है लेकिन उनके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो वेरिएशन का पता जो है हम सेंट्रल टेंडेंसी से नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन को फॉलो करना होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर भी दो चीजें हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर रेंज आती है, रेंज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू को माइनस वैल्यू से आपको क्या करना है? माइनस करना है या फिर घटाना है। इसके बाद रेंज का यूज क्वालिटी कंट्रोल इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, ठीक है। फिर आपका मीन डेविएशन इसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर आता है, ठीक है। कई सारी लंबी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक बार आप समराइज फॉर्म में पढ़ना, अगर नहीं आएगा समझ में, जो भी नए स्टूडेंट है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में बात किया था। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कहा जाता है। जैसे तुम दोनों दोस्त हो, एक अगर कोचिंग पढ़ने आ रहा है तो दूसरे के अंदर भी होगा कि नहीं मुझे भी कोचिंग पढ़ने जाना है, तो तुम्हारी क्या डिपेंडेंसी है। या फिर इसके पास बाइक है और तुम्हारे पास बाइक नहीं है और तुम्हें भी कोचिंग आना है, तो तुम्हारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे बीच में क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो फोडर अगर हम
एनिमल्स को फीड अप करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव कॉरिलेशन होता है। नेगेटिव कॉरिलेशन का मतलब ये हो गया कि एक चीज को आप बढ़ाते हो तो दूसरी डिक्रीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कॉरिलेशन। जनरली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉरिलेशन, तो -1 से लेकर +1 जो है इसकी रेंज होती है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए कॉरिलेशन की वैल्यू 0 होती है। रिग्रेशन का मतलब क्या है कि जब इस कॉरिलेशन को आप मैथमेटिकली शो कर देते हो तो क्या कहलाता है, आपका रिग्रेशन कहलाता है। रिग्रेशन टर्म किसने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा पढ़ना, समझ में आएगी चीजें। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। आपके 2-3 चीजें होती है, स्क्यूनेस होता है और एक कुर्टोसिस होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें तो 2 चीजें होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको एक वर्ड लिखाया था, यदि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड अगर तीनों इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मीन किसके बराबर हो, मीडियन के, मीडियन किसके बराबर हो, मोड के, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जबकि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर जो है ये तीनों सेम नहीं रहते हैं या इक्वल नहीं रहते हैं, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड, ये जो है क्रॉस का साइन लगा रहा, मतलब ये सिमिलर नहीं है, इनकी वैल्यू सेम नहीं होती। सर रिग्रेशन में 2 इक्वेशन होती है, एक x और y। देखो जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को डिनोट करते हैं तो y और x होता है, y जो है आपका प्रोडक्ट होता है और x जो है आपके फैक्टर्स होते हैं, तो y बराबर x प्लस cb जो है वो आपका रिग्रेशन लाइन होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको मैंने बताया था 2 प्रकार के रिलेशनशिप, जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया था या अरिथमेटिक सेंट्रल टेंडेंसी पूरा कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था। एक ऐसी कंडीशन जिसमें गिवन डाटा के अंदर मीन, मीडियन, मोड तीनों अगर बराबर होते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे थे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। और असिमेट्रिकल ये कितने एक दूसरे से अलग है उसको मेजर करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसका नाम है स्क्यूनेस। ठीक है, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री या स्कैटर्डनेस फ्रॉम सिमेट्रिकल और स्कैटर्डनेस फ्रॉम सिमेट्री। स्कैटर्डनेस फ्रॉम सिमेट्री या फिर लैक ऑफ सिमेट्री जो है इसे कहा जाता है आपका स्क्यूनेस, नोन एज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल में तो क्या है, मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या है आपके बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, असिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्री से कितना अलग है, कितना अलग है, या इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, लेक ऑफ सिमेट्री। यहां पर क्या समानता की कमी है, लेक ऑफ सिमेट्री या स्कैटरनेस यानी फैलाव फ्रॉम द सिमेट्री, कि सिमेट्री से कितनी जो है असमानता है। उन दोनों को मेजर करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है, स्क्यूनेस। क्या है, स्क्यूनेस। और स्क्यूनेस को हम डिनोट करते हैं बीटा 1 से, डिनोट बाई या इंडिकेट बाई बीटा 1। किससे डिनोट किया जाता है, बीटा 1 से। यहां तक समझ में आया। अब एक चीज आपको याद रखना है कि यदि हम स्क्यूनेस की बात करते हैं, स्क्यूनेस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बीटा 1 से। अगर मान लीजिए कि स्क्यूनेस की एक ऐसी कंडीशन जिसमें मीन बड़ा हो किससे, मीडियन से, और मीडियन बड़ा हो किससे, मोड से। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है।
मीन जो है मीडियन से बड़ा है, मीडियन किससे बड़ा है, मोड से बड़ा है। इस कंडीशन के अंदर क्या है, मोड सबसे बड़ा है, फिर मीडियन है, और फिर क्या है आपका मीन है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर राइट हैंड साइड जो है, यानी राइट हैंड साइड जनरली अगर हम कहें मीन, मीडियन और मोड, ये तो क्या है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वाली साइड को हम क्या बोल रहे हैं, राइट हैंड साइड, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इस केस में अगर हम देखते हैं तो कौन सी साइड बड़ी है, राइट हैंड साइड बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, राइट हैंड साइड बड़ी है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड इज मोर कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आरएचएस का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड, और इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड जो है वो छोटी है किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जनरली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है सिमेट्री का मतलब क्या होता है, या सिमेट्री किसको मेजर करता है। सिमेट्री इस चीज को मेजर करता है, सॉरी स्क्यूनेस इस चीज को मेजर करता है कि जो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था उस सिमेट्री से, यानी मीन मीडियन मोड जो इक्वल थे उनके कंपैरिजन में जो आपको डाटा दे रखा है, उन डाटा का जो कर्व बनेगा, उन डाटा का जो ग्राफ बनेगा, वो उस सिमेट्री से कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। मान लीजिए सिमेट्रिकल है, ठीक है, यहां पर मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल थे, तो इसके कंपैरिजन में ये कर्व कैसा बन रहा है, कर्व कैसा बन रहा है उसको मेजर कर रहे हैं किसके माध्यम से, एसिमेट्री के माध्यम से, यानी उसके अंदर समानता कितनी कम है उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यूनेस। आपसे पूछा जाएगा कि स्क्यूनेस को किससे इंडिकेट किया जाता है, बीटा 1 से। इसके बाद में एक कंडीशन ये है कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन छोटा होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, मोड होगा। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है बड़ी होगी कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड, और इस प्रकार के स्क्यूनेस को जो है, इस प्रकार के स्क्यूनेस को कहा जाता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। यानी जब मीन सबसे बड़ा हो और मोड सबसे छोटा हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस। जबकि नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है क्या, नोन एज नेगेटिव स्क्यूनेस, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मीन सबसे छोटा होता है, उस स्क्यूनेस को क्या कहा जाता है, नेगेटिव स्क्यूनेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसकी रेंज आपको याद रखना है। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज होती है +3 से लेकर -3। कितनी होती है, +3 से -3। +3 किस प्रकार की स्क्यूनेस की होगी, पॉजिटिव की या नेगेटिव की, +3 किसकी होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। जबकि नेगेटिव स्क्यूनेस की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -3। अगर मैं आपसे कहूं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया होता तो उसके लिए स्क्यूनेस का मान कितना होता, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू कितनी होती, भाई ये हम किसके लिए मेजर कर रहे हैं, एसिमेट्री के लिए मेजर कर रहे हैं, तो सिमेट्री के लिए तो क्या होती इसकी वैल्यू 0 होती, क्या होती, 0। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें मीन किसके बराबर हो, मीडियन के, मीडियन किसके बराबर हो, मोड के, लेकिन ये एक दूसरे से बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। और इस कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए मीन सबसे बड़ा होगा, मीन सबसे बड़ा होगा, यानी इस साइड में हैंड कर रहा हूं तो ये मेरी कौन सी है, राइट हैंड साइड है, यानी राइट हैंड साइड वाला अगर सबसे बड़ा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला सबसे बड़ा है, -3 की वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस कहा जाता है। स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, लेक ऑफ सिमेट्री को, कि कितनी समानता की कमी है। ठीक है, इसके बाद में ये हमने देखा ही है। और स्क्यूनेस को किससे मेजर किया जाता है, बीटा 1 से। जबकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एक बार आप यहां तक लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको उतारिए, डिस्ट्रीब्यूशन, चले एक और वर्ड देख लीजिए आप, उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस,
मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि जब हम एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, नोट लगा के आप देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी वाला पोर्शन जहां खत्म हो रहा था वहां मैंने कहा था एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार आप देखिए वहां पर। उस एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक रिलेशनशिप आपको लिखाया था कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, यही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर ये फॉर्मूला जो है हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3 मीन माइनस मीडियन लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला जो है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन भी सही है, और मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन भी सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक बार आप इनको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी कंडीशन जब एक गिवन डाटा के लिए जो है मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू सेम होती है, उसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। देख पियर्सन कोएफिशिएंट इन स्क्यूनेस, डियर यही होता है जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसको ही हम पियर्सन इफ कोएफिशिएंट कहा जाता है, क्योंकि ये जो है पियर्सन ने ही दिया था, कार्ल पियर्सन ने ही ये वैल्यू दी थी, इस वजह से इसको पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोला जाता है। सर प्री पीजी टेस्ट सीरीज में जेआरएफ वालों को कुछ तो डिस्काउंट दिला दो यार। आशीष 300-400 रुपए की बात है, क्यों डिस्काउंट की, बड़ी चीज में डिस्काउंट की बात हो तब तो फिर भी है 500 रुपए, 500 रुपए में भी क्या डिस्काउंट लोगे यार, संस्थान को आगे बढ़ने दो, है क्यों। चलिए लिखा क्या आपने यहाँ तक, लिखो लिखो। देखो अगर आपको ज्यादा याद नहीं हो स्टेटिस्टिक्स में, तो बेसिक बेसिक जो चीजें है ना, जैसे रेंज क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कम से कम वो चीजें तो आपको याद रखना है, ठीक है। मेजर क्वेश्चन जो आप पूछे जा रहे हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी से, इनकी रेंज से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज क्या है, कोरिलेशन की रेंज क्या है। तो अगर कुछ नहीं आया तो कुछ तो पढ़ के जाओ, है ना। ये थोड़ा डीप हो जाए तो आपको लगे, लिख लिया भाई दयाराम जी में ना, स्क्यूनेस इंडिकेटेड बाय द बीटा वन, रेंज जो है +3 से लेकर -3 होती है।
चलिए अब आ रही आवाज, लिखाइए, थोड़ा जल्दी लिखो ना। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन माइनस मोड या 3 मीन माइनस मीडियन होता है। देखो लास्ट लाइन का इसलिए रीजन है क्योंकि हमने कहा कि जो स्क्यूनेस है वो केवल ये बताने का काम करता है कि जो सिमेट्री है उस सिमेट्री से डाटा जो है या सिमेट्रिकल से जो है या समानता से डाटा कितना वेरिएट कर रहा है, उसके लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, स्क्यूनेस के। तो जहां समानता होगी तो वहां तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैंने ये बोला था आशीष, कहने का तात्पर्य है जैसे मान लो तुम हो, ठीक है, और तुम्हें किरोड़ी लाल जी से कुछ काम करवाना है। किरोड़ी लाल जी के पास आप गए कि साहब मेरे को जो है फसल बीमा मेरा पास नहीं हो रहा है, मुझे पास करवाना है। किरोड़ी लाल जी आपका काम कर देंगे, लेकिन कल से आप कोई अधिकारी बन जाओगे, उन्हें कहोगे कि मेरे को तो दौसा में पोस्टिंग चाहिए, तो किरोड़ी लाल जी यूं कह के मना कर देंगे कि नहीं यार, पहले एक बार तेरा काम कर दिया है, तो अगर वापस बार बार बोलेगा तो कैसे काम करूंगा। ठीक है, तो कोई बड़ा काम हो तब मजा आता है यार, 400-500 रुपए में क्या दिक्कत है, क्यों? चलिए, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय द, ये एक लिख लेना, गिवन बाय कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन, इसलिए इसको पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहा जाता है। सो known as पियर्सन स्क्यूनेस कोएफिशिएंट, पियर्सन स्क्यूनेस कोएफिशिएंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। नहीं सर, चलो कोई नहीं, पियर्सन स्क्यूनेस कोएफिशिएंट, भाई कार्ल पियर्सन ने इसको दिया तो इसलिए लोग जो है इसको क्या बोलते हैं, पियर्सन स्क्यूनेस ऑफ कोएफिशिएंट। लिखा क्या? देखो सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन तक तो आप लोग भी परिचित थे, ठीक है, मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, थोड़ा ये जो टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए नहीं है, तो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखना है। एक बार पुराने एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और फोकस जो है ज्यादा उस एरिया पर करना है, मेनली सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी आएगा, हाइपोथेसिस वाला पार्ट थोड़ा आता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट आता है कुर्टोसिस। देखिए सर, एसडी का स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी का फुल फॉर्म जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। नेक्स्ट आता है आपका कुर्टोसिस। देखो कुर्टोसिस को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, जैसे कि एक ग्राफ की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर एक ग्राफ के अंदर आप मान लीजिए जिस तरीके से मैं कहूं कि मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल है, तो इसका जो ग्राफ है, इसका जो बेस है वो थोड़ा सा इक्वल टाइप में बनेगा, फ्लैट टाइप में बनेगा। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं मीन अगर ज्यादा होगा तो ये इस तरीके से बनेगा, और मान लीजिए मोड अगर ज्यादा होगा तो इस तरीके से बनता है। ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप एमएससी का रिसर्च वर्क कंप्लीट करोगे और लास्ट में जब वहां पर आप स्क्यूनेस और कुर्टोसिस को रिप्रेजेंट करोगे, तब जाके आपको ये थोड़ी सी रामायण समझ में आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना है। इस केस में एक चीज याद रखना है कि जब भी हम कोई कर्व बनाते हैं तो वो कर्व जो है वो फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से प्लेट नुमा, हॉरिजॉन्टल है, या फिर उसके अंदर जो है एक नैरो बेस है। अगर मैं बेस की बात करता हूं तो ये कैसा है, फ्लैट है, ये कैसा है, एकदम नैरो है, और ये इन दोनों के बीच का क्या है, मीडिएटर है, यानी ये कैसा है, मिड वाला है, ठीक है। तो इस केस में आपको ये याद रखना है कि यहां पर जब भी हम किसी डाटा के लिए कर्व बनाते हैं तो कर्व जो है वो 3 प्रकार का बनता है, ग्राफ जो है वो 3 प्रकार का बनता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी टोपोग्राफी कैसी है, ये फ्लैट है, ये कैसा है आपका, नैरो है, इसका पीक लेवल का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम पीक बोलते हैं। इसके पीक की बात करते हैं तो कैसा ये, नैरो। इसके पीक की अगर हम बात करते हैं तो कैसा है, फ्लैट। फ्लैट और नैरो के बीच का क्या हो जाएगा आपका, मीडियम हो जाएगा या मीजो हो जाएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब भी हम किसी डाटा को कर्व के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो कर्व बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। एक ऐसा कर्व बनता है जिसका पीक जो है वो कैसा होता है,
नेरो। एक ऐसा कर्व बनता है जिसका पीक कैसा होता है, फ्लैट होता है या ब्रॉड होता है, ठीक है। और एक ऐसा होता है जो इन दोनों के बीच का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजो कहा जाता है, ठीक है। जो पीक जिसका नेरो होता है उसे हम बोलते हैं लेप्टोटिक। क्या कहा जाता है, लेप्टोटिक। इसे कहा जाता है मीजो कुटोसिस, ठीक है। और इसे कहा जाता है आपका ब्रॉड कुटोसिस। सर एसडी का स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। कुटोसिस की बात करते हैं तो कुटोसिस किसको बताता है, कुटोसिस इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ कर्व। किसी भी कर्व की जो है, किसी भी कर्व की फ्लैटनेस या पीकनेस को बताने वाला कर्व क्या कहलाता है, आपका कुटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, कुटोसिस। जबकि स्क्यूनेस का मतलब क्या था, स्क्यूनेस का मतलब क्या था, देखो स्क्यूनेस को कैसे याद रखना है, एस का मतलब याद रख लो सिमेट्री। क्या याद रख लो, सिमेट्री। के का मतलब याद रख लो लेक, ठीक है। यानी लेक ऑफ सिमेट्री जो है उसको इंडिकेट कौन करता है, स्क्यूनेस। जबकि कुटोसिस क्या बताता है कि जो हमारा कर्व है वो कैसा है, फ्लैट है या फिर नेरो है या किस प्रकार का है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन लेप्टोटिक कुटोसिस। लेप्टोटिक कुटोसिस का अगर मैं कहूं इसका जो पीक लेवल है वो किस प्रकार का है, नेरो। तो यहां पर हम लिख देंगे इसका जो पीक है वो कैसा होता है, नेरो। पीक इज नेरो। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका मीजो कुटोसिस। और मीजो कुटोसिस के केस में जो है पीक कैसा होता है, लेवलेड होता है। कैसा होता है, लेवलेड, यानी समतल होता है। उसके बाद में थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका फ्लैट, फ्लैट या प्लेटी कुटोसिस, प्लेटी कुटोसिस। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पीक है वो पीक कैसा होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है या प्लेटी नेचर का होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रॉड होता है, ठीक है। अब मैं कहूं कि जो आपके मीन, मीडियन और मोड जब तीनों इक्वल होते हैं तो उस केस के अंदर जो कर्व बनता है वो कर्व कैसा बनता है, सॉरी इसको नीचे की साइड लिखना था। जब मीन, मीडियन और मोड, एक ऐसी कंडीशन जब मीन, मीडियन और मोड तीनों जब इक्वल होंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो कर्व बनता है वो कर्व कौन सा बनता है, मीजोकुटोसिस। कौन सा बनता है, मीजोकुटोसिस। यानी जब तीनों इक्वल होंगे तो उस केस में जो कर्व बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोकुटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीजोकुटोसिस, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो है मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं उस केस को हम क्या बोलते हैं, मीजोकुटोसिस कहा जाता है। और उसका जो पीक होता है वो पीक लेवलेड होता है या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि सिमेट्री वाला होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल। और इसके लिए वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। इसके बाद में लेप्टोटिक कुटोसिस के अंदर पीक कैसा होता है, नेरो होता है और इसकी वैल्यू कितने से ज्यादा होती है, 3 से ज्यादा। और जबकि प्लेटी कुटोटिक की वैल्यू जो है वो कितने से कम होती है, 3 से कम। यहां पर आपको बस एक चीज याद रखना है, एक डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से एक हो जाएगा आपका, इसको हम बोलते हैं लेप्टो, ठीक है। एक जो बनेगा इसको बोलते हैं मीजो कर्टोसिस और एक जो बनेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेटी कुटोटिक, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कौन सी कंडीशन के अंदर मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं, मीजो कुटो, तो मीन इज इक्वल टू मोड एंड मोड इज इक्वल टू मीडियन। इसका पीक जो है, पीक कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल। इसके लिए जो कुटोसिस की वैल्यू है वो कुटोसिस की वैल्यू जिसको हम B2 बोलते हैं वो होगी 3, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो इसका पीक कैसा होता है, पीक होता है नेरो। कैसा होता है, नेरो।
इसके लिए B2 का मतलब क्या है आपका कुटोसिस, इसकी वैल्यू कितने से ज्यादा होगी, 3 से ज्यादा। इस केस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पीक है वो पीक कैसा होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है, या फिर कैसा होता है, प्लेटी होता है, या कैसा होता है, फ्लैट होता है। और इसके लिए B2 की वैल्यू जो है, B2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 से कम होती है। B2 का मतलब क्या है, B2 हम किसको इंडिकेट करते हैं, कुटोसिस को किससे इंडिकेट करते हैं, B2 से। जबकि स्क्यूनेस को हम किससे इंडिकेट करते थे, बीटा 1 से। किससे करते थे, बीटा 1 से। ये B जो है इसका नाम क्या है, बीटा 2। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर बीटा 2 किसे बोला जाता है, कुटोसिस को। कुटोसिस का मतलब क्या है कि जो भी आपको डाटा दे रखे होते हैं उनके मीन मीडियन मोड को जब आप कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो क्या कहलाता है, कर्टोसिस या कुटोसिस, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन हो उस तरीके से। डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ अ कर्व इज नोन एज अ कुटोसिस। स्क्यूनेस का मतलब क्या था कि सिमेट्री से कितना कमी है, ठीक है। इसके बाद ये कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, कितने, एल एम पी, ठीक है। एम है तो M3, यानी 3 से वैल्यू ज्यादा है तो लेप्टोटिक, 3 से कम है तो प्लेटी। प्लेटी मतलब प्लेट जैसा, प्लेट यानी ब्रॉड, यानी जिसके क्या होगा, फ्लेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटिकुटोसिस। एल का मतलब लेप्टोटिक, लेप्टोटिक मतलब इसका पीक कैसा होता है, नेरो होता है। इसके लिए कुटोसिस की वैल्यू कितनी होती है, 3 से ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो आपको याद रखना है। अगर मैं यहां शॉर्ट में आपसे कहूं कि दो चीजें हैं, एक है आपका स्क्यूनेस और एक है आपका कुटोसिस। स्क्यूनेस की को जो हम डिनोट करते हैं किससे करते हैं, बीटा 1 से। इसको हम किससे करते हैं, बीटा 2 से। इन दोनों के लिए यदि हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी होगी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। और जबकि कुटोसिस की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अगर आपको ये चीज पता लग गई तो आपका क्वेश्चन राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कुटोसिस की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। स्क्यूनेस का मतलब जिसको हम बीटा 1 से डिनोट करते हैं कि आपका जो सिमेट्री है उस सिमेट्री में कितनी कमी है, कितनी लेकनेस है, कितना स्कैटरनेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के अंदर आपको ये याद रखना है कि यहां पर जो है दो साइड हो सकती है। राइट हैंड साइड अगर होगा तो यानी मीन सबसे बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो मोड सबसे बड़ा है। जब राइट हैंड साइड बड़ी है तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी +3 होती है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड अगर बड़ी है यानी मोड बड़ा है तो ये नेगेटिव होता है, इसको नेगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं और इसकी वैल्यू -3 होती है। इसका मतलब स्क्यूनेस की जो रेंज है +3 से लेकर -3 होती है। 0 जो है हम किसके लिए बोलते हैं, सिमेट्री के लिए बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका कुटोसिस। कुटोसिस का मतलब जब किसी भी कर्व को हम ग्राफ पर या कर्व के माध्यम से शो करते हैं उसको हम कुटोसिस बोलते हैं। यदि मीन मेडियन मोड तीनों इक्वल हैं, सिमेट्री है, तो उस केस में कैसे बनेगा, मॉडरेट बनेगा, यानी उसका जो पीक होगा वो कैसा होगा, आपका लेवलेड होगा, या फिर हम बोल सकते हैं मीजो कुटोटिक उसे कहा जाता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। 3 से ज्यादा कब होगी, जब वो पीक होगा, पीक जो है उसका नेरो होगा। और 3 से कब होगी, जब वो एकदम ब्रॉड होगा, प्लेटी होगा या फ्लैट नुमा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा क्या, बस यहां पर यही ध्यान रखना है, लेक ऑफ स्कैटरनेस को हम क्या बोलते हैं और कर्व को हम क्या बोलते हैं। चलिए एक बार इसको लिखिए, इसको लेप्टो भी बोला जाता है, लेप्टोटिक भी कहा जाता है। आप लेप्टो वर्ड याद रखना है ना, लेप्टोकुटोसिस, लेप्टोकुटोसिस, LMP इस तरीके से शॉर्ट में याद रखना, LMP। और एम के ऊपर लिख देना 3, 3 से बड़ा और 3 से छोटा।
कुटोसिस जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, B2 से। ठीक है, आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है B2 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बीटा वन की रेंज कितनी होती है। ठीक है, तो बीटा वन की रेंज कितनी होती है, बीटा वन की रेंज कितनी होती है, बीटा वन मतलब स्क्यूनेस, स्क्यूनेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब +3 -3, ठीक है, +3 से -3, जबकि -1 से +1 किसकी होती है, कोरिलेशन की होती है। किसकी होती है, कोरिलेशन की होती है। वो कोरिलेशन भी कौन से वेरिएबल का, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, या रेंज क्या होती है। देखो ऐसे आप है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब भी आप किसी चीज को पढ़ लो तो उसके बाद में एक पेज ऐसा रखो, लास्ट वाला पेज, जिसके अंदर रेंज लिख दो। स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज कितनी होती है, 0 टू इंफिनिटी होती है। कितनी होती है, 0 टू इंफिनिटी। कोरिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोरिलेशन की कितनी होती है, कोरिलेशन की -1 से लेकर +1 होती है, लेकिन ये डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कितना होता है, 0 होता है। इसी तरीके से अगर आपसे रिग्रेशन का पूछा जाए तो रिग्रेशन की जो है वो कितनी होती है, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी होती है। ठीक है, इसके बाद में स्क्यूनेस की अगर हम बात करते हैं तो स्क्यूनेस की याद रखना है, +3 से लेकर -3 होती है। तो एक पेज ऐसा रखो बच्चों जिसमें आप इस तरीके से रेंज को मेंशन करो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको यही चीजें याद रखनी है। ठीक है, लिख लिया। ये एक डायग्राम और बना लो, इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन कोशिश करो आप भी अच्छा बनाने की। ग्राफ से रिगार्डिंग क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको डेफिनेशन याद रखना है। स्क्यूनेस क्या बोलता है, कुटोसिस का मतलब, कुटोसिस यानी कर्व, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करोगे तो कर्व की फीलिंग आएगी, कुर्टोसिस कर्व। स्क्यूनेस के अंदर एस के है तो याद रखो, एस का मतलब सिमेट्री, के का मतलब लेक, लेक ऑफ सिमेट्री। चलिए आप मुझे एक बार बताओ कि कौन सा ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो यूनिटलेस है। यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सिंपलेस्ट, पेज मत पढ़ लो यार, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और थर्ड है आपका मोस्ट कॉमनली यूज, मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तीनों क्वेश्चन आप बताइए। वेरी गुड। फर्स्ट का बताइए, यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फर्स्ट का लोकेंद्र गुर्जर बता रहे हैं, फर्स्ट का जो है सीवी है, सेकंड का रेंज है, और थर्ड का क्या होगा दोस्त, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, यूनिटलेस होता है, क्योंकि हमने कहा था कि इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन जो है क्या कहलाता है, सीवी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसको कैलकुलेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो कौन सा है, रेंज। लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट का क्या जाएगा आंसर, सीवी, सेकंड का रेंज, और थर्ड का क्या है, थर्ड का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है यार। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्क्यूनेस की वैल्यू जो है, बीटा वन की वैल्यू 0 होती है, और जबकि कुटोसिस के लिए, जिसको हम बीटा 2 बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। लोकेंद्र गालव है, सॉरी, गुजर नहीं, गालव। टॉपर है, कहाँ के टॉपर है,
चलो कोई ना, लिखिए आपने यहां तक, दोनों पॉइंट और मेंशन कर लो। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस जिसको हम बीटा 1 बोलते हैं, उसके लिए वैल्यू 0। यहां तक आया समझ में? चलिए इसके बाद लिखिए भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायिकता। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, प्रायिकता को समझने के लिए सबसे बेस्ट ये चीज है, जैसे कि हम सूर्य महाराज का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। सूर्य भगवान हमेशा किस दिशा से उदय होते हैं? पूर्व से। और कहाँ पर अस्त होते हैं? पश्चिम में। फिक्स है। क्या ये हो सकता है क्या सूर्य भगवान जो है वो उत्तर से उदय हो और दक्षिण में अस्त हो? ये नहीं है। तो सूर्य भगवान की क्या प्रोबेबिलिटी की है वो उत्तर से उनका सनराइज हो और सनसेट जो है वो साउथ में हो? प्रोबेबिलिटी है क्या? ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो उसके लिए आप कहोगे सर जीरो कंडीशन है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं कहूँ कि सन जो है वो कहाँ से होता है? ईस्ट में जो है सनराइज होता है और वेस्ट में जाके क्या होता है? सनसेट होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% सही है सर। 100%। अगर हम परसेंट में मेंशन नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 रहेगी। इसका मतलब जो आपकी प्रायिकता है वो आप कहाँ कहोगे? चलो एक और सिंपल एग्जांपल, जैसे हम केमिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता है कि अगर H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? जल बनेगा। निश्चितता है, सर्टिनिटी है, कोई यहाँ पर वहां पर चेंजेस होने वाला नहीं है। ये चीज के लिए है। या फिर हम कहें कि फल जो है वो पेड़ पे आ रहा है, जब वो पक जाएगा या एक्सेसिन लेयर बन जाएगी और नीचे गिरेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से आ रहा है, सर्टिनिटी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फल जो है वो वापस कहाँ चला जाएगा? आकाश में चला जाएगा। मीन्स यदि हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जैसे मान लो कोई फार्मर है, उस फार्मर ने एक प्लॉट के अंदर 10 प्लांट लगाए या मान लीजिए 5 प्लांट लगाए, ठीक है। क्या वो फार्मर प्रेडिक्ट कर सकता है क्या उसके इंडिविजुअल यील्ड कितनी आने वाली है? पता लगा सकता है क्या? फिर अनसर्टिनिटी है। वो अनुमान लगाएगा कि सर इतना हो सकता है, लेकिन वो 100% श्योर नहीं होगा। तो इस केस के अंदर जो है हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। क्या कहा जाता है? प्रायिकता। और प्रोबेबिलिटी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां पर लागू होती है? प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है अनसर्टिनिटी कंडीशन के, अनसर्टिनिटी कंडीशन के लिए लागू होती है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा आपसे पूछूं कि मान लो एक फार्मर है और उस फार्मर ने एक छोटे से प्लॉट के अंदर 50 प्लांट्स लगा रखे हैं। कितने प्लांट्स लगा रखे हैं? 50 प्लांट्स लगा रखे हैं। इन 50 प्लांट में से 5 जो है वो डिजीज प्लांट है। कैसे हैं? डिजीज, यानी ऐसे पौधे हैं जिनमें क्या लग रहा है? रोग लग रहा है। आप फील्ड के अंदर गए, आपने रैंडमली जो है किसी प्लांट को सिलेक्ट किया, तो आप मुझे बताओ कि चांस ऑफ डिजीज प्लांट, चांस ऑफ डिजीज प्लांट, यानी एक डिजीज प्लांट के आने की चांस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई आउटकम कितना हो सकता है? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? डिजीज कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 5 डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स कितने हैं? 50, यानी कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? 50 हो गया। इसको परसेंट में करोगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब जब भी हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ऊपर तो हम क्या लिखते हैं कि हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी है, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं, यानी कितने हमारे फेवरेबल हैं, और टोटल आउटकम नीचे आ जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सन है। सन की बात करते हैं तो राइज कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है। सेट कहाँ होता है आपका? वेस्ट के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि सन जो है वो राइज हो नॉर्थ के अंदर, और राइज जो है वो नॉर्थ के अंदर हो, और सेट जो है वो साउथ में हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई मान लो दो ही दिशाएं कितनी है? 2 दिशाएं, उधर से हो सकता था, लेकिन हम नॉर्थ में तो क्या है? 0 चांसेस है, हो ही नहीं सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि प्रोबेबिलिटी कहां पर लागू हो सकती है। तो सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी मेनली कौन सी कंडीशन पर लागू हो सकती है? अनसर्टिनिटी कंडीशन पर लागू हो सकती है। सेकेंड चीज आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो रेंज आपको याद रखना है कितनी होती है? 0 to 1 होती है। कितनी होती है? 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 के अंदर भी जो 0 है वो 0 किसके लिए होगी? इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए। किसके लिए? इम्पॉसिबल इवेंट्स।
इम्पॉसिबल इवेंट्स जैसे कि मान लो हम कहें कि सूर्य भगवान जो है उत्तर से उदय होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, इम्पॉसिबल है। और पॉसिबल इवेंट्स की वैल्यू जो है कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी की रेंज कितनी होती है तो क्या कहोगे? 0 to 1 होती है। प्रोबेबिलिटी हम केवल कहां पर लागू कर सकते हैं? जहां पर कंडीशंस कैसी हो? अनसर्टिनिटी हो, यानी जहां पर अनसर्टिनिटी कंडीशन हो वहां पर ही हम क्या लागू कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को लागू कर सकते हैं। क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या? ठीक। इसके बाद में इसका फॉर्मूला कैसे हम प्रोबेबिलिटी को निकालें? तो प्रोबेबिलिटी बराबर जो है क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। मैं एक चीज आपसे पूछूं, आपने गांव में जो, अगर सब ग्रामीण प्रवेश हैं या फिर शहरी लोग भी हैं, तो आप लोगों ने एक कॉमन जो गेम होता है वो जरूर खेला होगा, ताश जिसको हम बोलते हैं, कार्ड्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं? कितने होते हैं? 52 होते हैं। पत्ते तो आते हैं 54। ठीक है, 2 जो है वो क्या आते हैं? जोकर आते हैं। वो जोकर क्यों आते हैं? क्या कोई काम के हैं क्या? नहीं है? अरे यार, तुमने मतलब ताश खेली नहीं खेली। 2 जोकर इसलिए आते हैं कि कभी कभी मान लो कोई अगर हार जाए और हारने के बाद किसी पत्ते को अगर वो फाड़ दे, तो फाड़ने के बाद जिस पत्ते को फाड़ा है उस जोकर की जगह आप उस कार्ड को मेंशन कर लो। तो इसलिए जब भी ताश बनाने वाले होते हैं वो 2 पत्ते एक्स्ट्रा डालते हैं, उनको जोकर के रूप में डालते हैं। लेकिन कंडीशन, जब कभी कोई पत्ता गुम जाए तो उस कंडीशन में आप उस पत्ते को वो नाम दे दो। ठीक है, तो इसलिए 2 पत्ते जो एक्स्ट्रा आते हैं वो भी काम के होते हैं। चलो, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। एक बार समझ लो, इन 52 पत्तों के अंदर मैं आपसे कहूं, जैसे कि लाल पान, जानते हो लाल पान? मतलब इस तरीके से हर शेप में जो है रेड कलर का होता है। लाल पान का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? लाल पान का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई 52 पत्ते हैं, 13 पत्ते जो हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, तो आप मुझे बताओ कि लाल पान के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सिंपल सा फंडा है, प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यानी 52 पत्ते, 52 पत्तों में कितने लाल पान होते हैं? 13 लाल पान होते हैं, तो 13 डिवाइडेड बाई 52, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो एक बार ये लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी में इतना सा। प्रोबेबिलिटी, ताश खेलना सीखो यार, ताश और शतरंज 2 चीजें आपको खेलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी अनसर्ट मतलब खेलना चाहिए, उसका मतलब यूं नहीं है, पॉजिटिव वे में खेलना चाहिए। अनसर्टेनिटी कंडीशंस पर लागू होती है। रेंज 0 to 1 होता है। 0 जो है इम्पॉसिबल इवेंट्स की होती है, 1 जो है वो पॉसिबल इवेंट्स का होता है। प्रोबेबिलिटी का अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स इज नोन एज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रेंज आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी की रेंज कितनी होती है? 0 to 1 होती है। वेरी गुड पूर्वी चौधरी, 13 डिवाइडेड बाई 52। लिख लिया क्या? चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यहां तक लिखा? एक बार आप इनके पुराने क्वेश्चंस देखना तो आपको थोड़ा और कवर अप होगा। चलिए, फिर इसके बाद एक और आपका जो है पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के जानने से पहले मैं आपको वेरिएबल, मैंने आपको पढ़ाया था, तो वेरिएबल के केस में मैंने आपको 2 प्रकार के वेरिएबल बताए थे। वेरिएबल का मतलब कोई भी कैरेक्टर जिसको हम ऑब्जर्वेशन के रूप में लेते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल के केस में मैंने आपको 2 प्रकार के वेरिएबल बताए थे, कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है और एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल, जैसे कि अगर मैं कहूं कि जैसे ये दयाराम जी है ना, इनकी एज मान लो, जैसे इनका वेट जो है 20 केजी 54 ग्राम, नहीं 54 ग्राम, 20 केजी 500 ग्राम, तो हमने 20.500 मतलब कहीं ना कहीं इसको क्या ले लिया? इसकी इंटीग्रल वैल्यू हमने ले ली है। जैसे कि अगर मैं कहता नंबर ऑफ ग्रेन, तो नंबर ऑफ ग्रेन या तो 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है, हम 1.1 ग्रेन
काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जिनका हम इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिसकंटीन्यूअस या डिस्क्रीट कहलाते हैं। कंटीन्यूअस जिसकी हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा, जैसे मान लो पहले डिसकंटीन्यूअस की बात करें, डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल या डिसकंटीन्यूअस के साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। और एक कौन सा होता है आपका, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट या डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल को समझने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा कि जिसकी हम क्या ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू नॉट पॉसिबल, या आसान शब्दों में यूं कहें कि जिसकी बीच की वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में नंबर ऑफ ग्रेन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रेन या नंबर ऑफ पोड, वो क्या कहलाता है आपका, डिसकंटीन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। कंटीन्यूअस वेरिएबल की बात करते हैं तो जिसकी हम क्या ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू पॉसिबल, इंटीजर वैल्यू पॉसिबल। और कंटीन्यूअस वेरिएबल के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका एक्सक्लूसिव और एक होता है आपका इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो इस तरीके से जब ग्रुपिज्म 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड वाले बोलते हैं। इंक्लूसिव के अंदर 0 to 9, ठीक है, 10 to 19, 20 to 29 इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव कहा जाता है। ठीक, ज्यादा अपन को डीप में नहीं जाना है, बस ये याद रखना है एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इंक्लूसिव का मतलब क्या है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट क्लास है उस फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू जो है उसकी लोअर क्लास की मतलब या उसकी नीचे वाली क्लास की फर्स्ट वैल्यू की क्या होगी, इक्वल होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमने बात किया डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो जनरली हम टारगेट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। डिस्क्रीट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं वो आते हैं आपके बीपी। ठीक है, बीपी के अंदर आपको याद रखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, नीचे भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इस तरीके से आप लिखो। इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एक बार बोर्ड पर ध्यान देना, स्टेटिस्टिक्स की कितनी क्लास हो लगेगी। स्टेटिस्टिक्स की कल की क्लास के अंदर हम टेस्ट पढ़ लेंगे सारे के सारे, जेड टेस्ट, एस टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। उसके बाद में जो है 2 दिन मुझे डिजाइन में लगेंगे, उसके अलावा आपकी क्लास खत्म है। एक दिन अपन जितने भी क्वेश्चंस आपके पीसी के अंदर या डब्ल्यू के अंदर जो पूछे गए उनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फ्राइडे तक आपका पूरा स्टेटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो दो प्रकार के वेरिएबल्स, डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस यानी बीपी जो है आपने देखा होगा कभी कभी हाई होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी हाई होता है, और जब कभी हाई हो जाता है तो स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, एग्जाम में आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है वो कौन किस प्रकार का होता है। तो याद रखना है दो प्रकार के होते हैं, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन सा होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक पॉइजन होता है। तो बीपी को कैसे याद रखोगे कि बीपी कैसी होती है, डिसकंटीन्यूअस आती है, कभी कभी आती है या कभी कभी बढ़ती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछ लिया जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के वेरिएबल पे लागू होता है, डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल, जबकि कंटीन्यूअस वेरिएबल पर है तो यानी ये तो नॉर्मल कंडीशन है, यानी इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के वेरिएबल पर लागू होता है, जबकि आपका बाइनोमियल और पॉइजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार के वेरिएबल्स पे लागू होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। इसके अंदर आपको जो है 2 पॉइंट और यहां पर मेंशन करना चाहिए, थोड़ा सा एक बार आगे की स्लाइड में अगर इसको हम लिखें तो थोड़ा सही रहेगा। जनरली मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो वेरिएबल, कौन कौन सा, डिसकंटिन्यूअस और एक कौन सा है आपका कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूअस में कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आया, बीपी, कौन सा आया, बीपी। बीपी का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो जाएगा आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस के अंदर कौन सा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए एक बार आप ये लिख लो, इनको क्लासिफिकेशन को अपन बाद में देख लेंगे। ये वाला पॉइंट आप एक बार स्लाइड को लिख लीजिए आज के लिए। हाँ, डाटा का भी एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव बताया था डियर पूर्व, वो जो है एक ही बात है। जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स भी आगे जाके वो किसका रूप है, डाटा का ही एक रूप है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेथड जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो डाटा रिप्रेजेंट एक तरीका है जिसके अंदर फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू जो है लोअर क्लास की लोअर वैल्यू दोनों सिमिलर होती है, तो उस प्रकार के मेथड को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। या डाटा रिप्रेजेंटेशन का वो कौन सा तरीका है जिसके अंदर अपर क्लास की हायर वैल्यू जो है लोअर क्लास की लोअर वैल्यू के सेम होती है, एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक बार आप ये बना लीजिए, बाकी का थोड़ा सा इनका जो है जूम करें, बिल्कुल जूम करते हैं। सिंपल टर्म में आपसे यही पूछा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, और आपका जो है बीपी जो है वो किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ, इनमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्त कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए लागू होता है, याद रखना है कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए लागू होता है, तो याद रखना है बीपी, यानी बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा और इनका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास तक आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। ठीक है, कल पढ़ के आना, और ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप पुराने पेपर्स देखते हो नहीं देखते हो। ठीक है, थोड़ा एक्टिव आपको होना पड़ेगा यार, है ना। तो जो भी आपके पुराने पेपर्स हैं, सेंट्रल टेंडेंसी पूरा पढ़ लिया, मेजर ऑफ डिस्पर्शन पूरा पढ़ लिया, तो कोई सा भी पेपर आपको मिले वहां से सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन के क्वेश्चंस को आप सोल्व करो, या फिर ज्यादा नहीं तो जो SR का 8वां है उसमें स्टेटिस्टिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आप वहां से भी उसको कवर कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं कल। ओके, ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों, नारायण लाल, पूनम, लोकेंद्र, पीयूष, सुकृत, पूर्वी, मोहित, आशीष, मोनू, भीम सिंह, वीर सिंह, महादेव, सब प्रकार के लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, है ना। तो बढ़िया तैयारी करो यार आप लोग भी, है ना, टाइम कम है, 1-2 महीने बाकी हैं, तो तैयारी को ऐसा होगा, ये सिचुएशन ऐसी हो रही होगी कि आप लोगों को पढ़ते होंगे लेकिन याद नहीं होता होगा। ये सबके साथ है, जो भी इस राजस्थान के अंदर या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। आप तैयारी अच्छे से करते जाइए, अपने सिलेबस को रिवाइज करते जाइए, माइनर सब्जेक्ट्स पे थोड़ा फोकस करते हुए जाना, एक चीज अगर एक साथ ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा डिवाइड करते हुए चलना। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू।